Okay, so first question is कि द वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, माइनस ए वेक्टर क्या होगा इन 5 ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। तो समझते हैं सबसे पहले कि अगर ए वेक्टर इस तरफ है, इफ दिस इज ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। माइनस ए को हमें एग्जैक्टली उतने हाँ ही सर। मैग्नीट्यूड का बताना है और अपोजिट डायरेक्शन में बना देना है। तो ये ग्रेटर देन तो नहीं होगा, लेस देन भी नहीं होगा मैग्नीट्यूड में, इन द सेम डायरेक्शन नहीं होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। तो डी आंसर है। परपेंडिकुलर टू ए नहीं होगा। तो फेयर सिंपल सा क्वेश्चन ये। तो सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर कहाँ पर है, ये है ए बी वैक्टर, और ए सी वैक्टर कहाँ पर है, ए सी वैक्टर ये है ए सी। ए सी 60 डिग्री होगा सर। तो सिंपल सी बात है, ये इनके बीच का एंगल है तो 60 डिग्री। पहले का आंसर 60 डिग्री। और दूसरा ए बी एंड बी सी वैक्टर, ए बी वैक्टर इस तरफ और बी सी वैक्टर इस तरफ। तो अगर इसका यहाँ भी पर 60। नहीं नहीं आराम से, तो ये ए बी वैक्टर, ठीक है, और ये बी सी वैक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमें एंगल नापना होता है तो टेल से टेल कनेक्ट करना होता है। तो ये तो इसका हेड है, ए बी वैक्टर का ये हेड है और इसका ये टेल है, तो टेल से टेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्री वेक्टर होते हैं तो इसको उठा के यहाँ रख लेंगे। अब टेल से टेल कनेक्ट हो गया, दिस इज बी सी वैक्टर। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, हाँ सर। ठीक है। तो ये 120 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पर कि द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिलेटेड एज दिस, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। So which diagram below illustrates this relationship। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए को देखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो ये अगर ऐसा होता तब बात जमती, क्योंकि ट्राइंग पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है कि अगर जैसे अपन ने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो सबसे शुरुआत में है उसका टेल और जो फाइनल है सबसे उसका हेड, और टेल से हेड कनेक्ट करके ऐसे जो नया वेक्टर बनेगा दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये नहीं होगा पहला वाला। सिमिलरली ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ए इधर है और बी इधर है, यहाँ तो ए और बी का टेल से टेल कनेक्टेड है, जबकि ऐड करते टाइम अगर हमको पॉलीगॉन लॉ लगाना है तो पहले वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर का टेल लगाना है। सिमिलरली डी भी नहीं होगा, तो बी इसका आंसर है। हाँ आया सर। समझ में ये? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, अभी तो सिंपल सिंपल शुरू हुआ है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्या गया, फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट ऑफ द टू। ठीक है, तो एक 6 न्यूटन है और एक 4 न्यूटन है, एक बॉडी पर 6 न्यूटन लग रहा है और 4 न्यूटन लग रहा है। तो इन्हें इतने ऑप्शन में से कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, रिजल्टेंट आ सकता है। तो देखो मैक्सिमम निकाल लेते हैं सबसे पहले। मैक्सिमम का वो जब 6 न्यूटन और 4 न्यूटन एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में लग जाए, उस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। और हाँ मिनिमम सर। निकाल लेते हैं। मिनिमम कब होगा, जब अपोजिट में लग जाए, 6 इधर और 4 उसके अपोजिट। तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा, 2। 2 न्यूटन। इसका मतलब 10 और 2 के बीच में सब कुछ पॉसिबल है, तो 11 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 हो सकता है, हाँ मिनिमम हो जाए। 10 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 1 नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कम है। 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 2 और 10 के बीच में। आ गया समझ में ये? हाँ सर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 1:2। सो इफ द रिजल्टेंट इज एट एंगल tan इनवर्स √3/2 to the vector p, then the angle between p and q is। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स, दो फोर्सेस हैं, उनका रेशियो 1:2 दिया हुआ है। कि लेट्स से अगर p इज f, q इज 2f, तो लेट्स से p इज f, सो q कितना हो जाएगा 2f, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, अब उनका जो रिजल्टेंट है
वो p वेक्टर के साथ, पहले वाले वेक्टर के साथ tan इनवर्स √3/2 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है p और q के बीच में कितना एंगल होगा। तो लेट्स से हम इसको बनाते हैं। तो tan इनवर्स √3/2 इज लाइक समथिंग लाइक दिस, tan इनवर्स 1.73, ठीक है। तो ये देखो tan इनवर्स √3 60 डिग्री के बराबर होता है, और tan इनवर्स 1 45 डिग्री के बराबर होता है, और ये √3 यानी कि 1 और √3 के बीच में ये √3/2, हाँ सर। 1 से भी छोटा है इनफैक्ट। इसको अगर हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो इट इज़ 0.87 समथिंग। तो ये तो 45 डिग्री से भी कम आएगा, लगभग 40 डिग्री के आसपास मान लो, ऐसे ही रफ आइडिया लेने के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है हालांकि, वो तो ऐसे ही आइडिया लगाने के लिए। तो f इधर है, ठीक है। लेट्स से दिस अवर फर्स्ट वेक्टर f वेक्टर, p वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड f है, और q वेक्टर जो है वो कुछ इधर है, ठीक है, ऐसा कुछ, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है। जस्ट अ सेकेंड, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो f से डबल है, ऐसा कुछ 2f। सो दिस इज p वेक्टर एंड दिस इज q वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ करके एस्टिमेट कर लेंगे। तो ये रिजल्टेंट है, कुछ पैरेललोग्राम जैसा बन नहीं पाया, बट टेक इट इजी। सो दिस इज द रिजल्टेंट, लेट्स से r वेक्टर। अब वो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है उसका p वेक्टर के साथ एंगल ये है, लेट्स से दिस इज थीटा। सो ये वाला जो एंगल है दिस इज थीटा, ठीक है। अब हमें बताना है कि भाई p और q के बीच में एंगल कितना होगा। तो क्या करें इसमें, सोचो ज़रा। तो लेट्स से इनके बीच का एंगल अपन मान लेते हैं अल्फ़ा, p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर अपन वो फॉर्मूला लगाएं कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। सो दिस विल बी रिटन एज p² + q² + 2pq cos अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब p का मैग्नीट्यूड पता है हमें वो f है, और q का मैग्नीट्यूड पता है वो 2f है, ठीक है भाई। तो f² + 2f² + 2 × f² cos अल्फ़ा, ये इसका अंडर रूट है r के बराबर। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि इस r वेक्टर और इस f वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो देखना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, लेट्स रिजॉल्व इट। तो अगर इसको रिजॉल्व करें, किस वाले को, सर इस रिजॉल्व r मतलब? वाले को। हाँ कल्पेश। सर रिजॉल्व मतलब? रिजॉल्व मतलब जब अपन कंपोनेंट लेते थे ना, जैसे ये x वेक्टर है सपोज, और दो किसी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते थे, उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते थे। जैसे अगर ये x वेक्टर है ना, और ये एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी हमने, तो उसका x कंपोनेंट हो जाएगा x cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा y sin थीटा। सर ये कंपोनेंट्स भी याद नहीं आ रहा मुझे क्या था। अच्छा, मेरे ख्याल से तुमने यहाँ तक पढ़ा नहीं होगा, वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ था ना तेरा। हाँ सर, मैंने कंपोनेंट्स पढ़ लिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा देख, कंपोनेंट्स ऐसे लेते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है। कि जैसे हमने कोई एक वेक्टर लिया ऐसे, दिस इज रैंडम वेक्टर है ना, इसको बोल देते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है। और कोई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम लिया, तो इसको मान लिया ओरिजिन, और ये एक्सिस सिस्टम ले लिया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो अब हम क्या, इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर 5 वेक्टर है, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एक कंपोनेंट लगा सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट लगा सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है।
तो कैसे करें उसको, तो देखना इस ट्राइंगल को गौर से देखना, ये जो मैं ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, इसमें ये हाइपोटेन्यूस है 5, तो हाइपोटेन्यूस पता है और ये एंगल पता है, तो ये वाली चीज़ लिख देंगे हम। कैसे लिख देंगे, साइन थीटा करके। हाँ सो दिस हाँ विल बी सर। हाइपोटेन्यूस इनटू साइन 30 डिग्री, और बेस कैसे लिख देंगे, कॉस करके, इट विल बी हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस 30 डिग्री। तो देखना बेस वाला जो कंपोनेंट था वो कंपोनेंट तो अपना एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो कंपोनेंट वाई के अलोंग था वो एग्जैक्टली इससे मैच कर जाएगा। सो दिस इज 5 साइन 30 डिग्री एंड दिस इज 5 कॉस 30 डिग्री। ये याद आया? हाँ सर, याद आ गया। ठीक है, तो कुल मिला सर, ये के कंपोनेंट्स अपन लेते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इंडिविजुअली एक्स और वाई डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं। कोई हमारे पास रैंडम वेक्टर है, वो एक्स और वाई में एग्जैक्टली एक्स में नहीं है, एग्जैक्टली वाई में नहीं है, बट हम उसको लिख सकते हैं एक्स और वाई में। जैसे इस वेक्टर को अपन अगर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखें, तो लेट्स से दिस इज एक्स वेक्टर, सो एक्स वेक्टर कैन बी रिटन एज 5 cos 30 डिग्री आई के डायरेक्शन में, सो इट कैन बी रिटन एज 5 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस 5 sin 30 डिग्री जे कैप, 5 sin 30 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, इसका आंसर अभी समझ में आएगा जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, कि वेक्टर्स की ये ब्यूटी होती है कि उन्हें कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे लेट्स से कि ये वेलोसिटी होता, ठीक है, लेट्स से कि ये वेलोसिटी वेक्टर था, तो ये एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ गई इसकी और एक वाई डायरेक्शन में आ गई, तो हम इंडिपेंडेंटली इक्वेशन ऑफ मोशंस एक्स और वाई में लगा सकते हैं। तो एक्स का वाई से इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक्स में हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं सारी चीज़ें और वाई में इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट मेक्स थिंग्स वेरी इजियर। नेक्स्ट चैप्टर में ये बात समझ में हाँ आएगी। सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन सर देखो फिर। इसका सर हाँ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या, ये एक्स वेक्टर अगर वाई में होता तो इसका इतना मैग्नीट्यूड होता? बिल्कुल, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक्स वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया हमने वाई पर, तो ये नॉर्मली तो असलियत में 5 का था, लेकिन इसका वाई पे प्रोजेक्शन लिया तो वो 5 साइन 30 डिग्री हो गया, और एक्स पे प्रोजेक्शन लिया तो वो 5 कॉस 30 डिग्री हो गया। ओवरऑल मैग्नीट्यूड उसका हाँ 5 ही सर। रहा, बस मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपन बैक टू क्वेश्चन। सर रिजोल्यूशन मतलब? रिजोल्यूशन, यही मैंने जो कहा ना, कंपोनेंट में तोड़ना इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ओके सर। तो रिजॉल्विंग वेक्टर बोल लो या कंपोनेंट्स में तोड़ना बोल लो या रिजोल्यूशन बोल लो, सब एक ही चीज़ है। और नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा अपना, उसमें हम बस रिजॉल्व ही करेंगे वेक्टर्स को, फोर्स लगा दिया एक तरफ इक्विलिब्रियम के लिए, देखेंगे तो रिजॉल्व करेंगे बस एक्स और वाई में। अच्छा, ये तो हमने एक्स और वाई में किया, जेड में भी कर सकते हैं अगर थ्री डायमेंशनली करना हो तो। जेड में कैसा होगा सर? जेड में देखना, जैसे जस्ट इमेजिन ए सिचुएशन, मैं एक 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम बनाता हूँ। 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम ऐसा कुछ क्यूब जैसा बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया ओरिजिन, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब कोई रैंडम वेक्टर बना दें यहाँ पर, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर है, दिस इज सम एफ वेक्टर। तो क्लियरली ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, एक्स में भी कुछ है, वाई में भी कुछ है, जेड में भी कुछ है।
तो अगर इसका x कंपोनेंट देखें, ठीक है, तो x पे कितना प्रोजेक्शन गिर रहा है, लेट्स से इतना गिर रहा है, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ f। सर इसमें प्रोजेक्शन कैसे करेंगे? इसमें अच्छा एंगल वैसा पूछ रहा है कि एंगल पता होना चाहिए इसके लिए कि x एक्सिस के साथ लेट्स से अल्फा एंगल है, तो फिर इसको लिखेंगे अपन f cos अल्फा। y एक्सिस के साथ कुछ बीटा एंगल है, उसको लिखेंगे f cos बीटा। z एक्सिस के साथ कुछ गामा एंगल है, तो z के कंपोनेंट को लिखेंगे f cos गामा। ठीक है सर। तो अभी मेजरली हमारे सामने सिचुएशन जो आएंगी वो 2 डायमेंशनल की ही रहेंगी, लेकिन 3 डायमेंशन का भी हम आसानी से लिख पाएंगे जब आएगा हमारे सामने। इनफैक्ट 12th क्लास में जब हम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, तो ये एकदम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपन बैक टू क्वेश्चन। तो क्या सिचुएशन थी कि हमें बताना है कि भाई एंगल कितना है इनके बीच में, जो f वेक्टर और 2f वेक्टर है। तो देखना यहाँ तक पहुँच गए अपन, ये चीज़ लिख ली, ये चीज़ लिख ली। अब क्या कर सकते हैं हम कि इसको अगर रिजॉल्व किया, ये वाले कंपोनेंट को देखा किसकी नज़रों से, r की नज़रों से, तो r के लिए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज r साइन थीटा। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर आ गया। ठीक है, और ये वाला जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस कैन बी रिटन एज r cos थीटा। ठीक है। अच्छा अब इसको 2f को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। सर जहाँ हेड होता है वहाँ पे साइन थीटा आएगा और जहाँ टेल है वहाँ cos आएगा, ऐसा कर सकते हैं? हाँ ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक बिल्कुल। है सर। और 2f को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो 2f को रिजॉल्व कर रहा, अगर लेट्स से सेम परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम में, ये हमारी एक्सिस सिस्टम है, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। गौर से देखना, तो ये अगर हम इसको रिजॉल्व करें, अब किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, 2f को, इस वाले को 2f को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा, देखना इसके साथ अब ये अल्फ़ा एंगल है, ये जो बेस एंगल बन रहा है ये अल्फ़ा है, सो इसका क्या आएगा 2f साइन अल्फ़ा। और ये वाला क्या आएगा, ये वाला आएगा 2f cos अल्फा। 2f cos अल्फ़ा, 2f cos अल्फ़ा। अब 2f cos अल्फ़ा f के बराबर है ना, थीटा लिख दिया मैंने गलती से, इट मस्ट बी अल्फ़ा। अब जो 2f cos अल्फ़ा है वो किसके बराबर है, वो f के बराबर है, f के बराबर। ठीक। और 2f साइन अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, वो r साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो 2f cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू f। तो यहाँ से f से f कट गया, cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो यहीं से आंसर आ गया, दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमें केवल अल्फ़ा ही चाहिए था, तो बस अल्फ़ा आ गया यहाँ से, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। सर 60 नहीं 45 होगा ना? cos अल्फ़ा अच्छा हाँ 1/2 कब 60 होता है, होगा, हाँ सर 60। 60 होगा ना, 60 डिग्री डी आंसर हो गया इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 4√2 न्यूटन मेक्स 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स, देन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, दो फोर्स हैं, एक है 4 न्यूटन और एक है 4√2 न्यूटन। अब इन दोनों का जब हमने समेशन किया तो जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री बना रहा है छोटे वाले के साथ। तो कहने का मतलब कि ये हमारे पास 4 न्यूटन है और एक है 4√2 न्यूटन, तो इनका कुछ रिजल्टेंट आ रहा होगा, ठीक है, रिजल्टेंट आ रहा होगा। कि ये रिजल्टेंट आ गया लेट्स से, और ये रिजल्टेंट जो है ये छोटे वाले के साथ 90 डिग्री बना रहा है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने ऐसे क्लास में भी किया था।
तो अब हमें बताना है कि भाई इन दो वेक्टर्स के बीच में 4 न्यूटन और 4√2 न्यूटन वाले वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। सो लेट्स से कि इस वाले एंगल को हम कुछ बोल देते हैं थीटा, ये वाले एंगल को थीटा बोल देते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा थीटा प्लस 90 डिग्री। सो आंसर इज, यहाँ साइड में लिख लिया, थीटा प्लस 90 डिग्री। अब देखो ये रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम किसको रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, इस वाले को रिजॉल्व कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम में, ठीक है। हाँ सर। तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी रिजॉल्व है। तो इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, और ये वाले को हमने रिजॉल्व कर लिया। तो अब देखना ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये होगा 4√2 साइन थीटा, और ये वाला होगा 4√2 कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? सर ये कॉस थीटा तो आ गई है, साइन थीटा वाली नहीं आई। देखना हम क्या करते थे, देखना इसको ऐसे याद रखना रिजोल्यूशन को, कि लेट से ये एफ वेक्टर है, ठीक है, और ऐसे कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम है, और ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। तो याद रखना कि अगर हमें थीटा के करीब वाला कंपोनेंट लिखना है तो दैट विल बी कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और थीटा से अलग वाला लिखना है तो होगा एफ साइन थीटा। सो बाय दैट लॉजिक दिस हाँ इज सर। थीटा, सो दिस इज एफ, यानी कि 4√2 साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा के पास वाला नहीं दूर वाला है, और ये थीटा के पास वाला हाँ सर। कंपोनेंट है, दैट इज f√2 cos थीटा, ठीक सर है। मैं ये सोच रहा था कि ये हाँ 4√2 90 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब समझ में आया, हाँ सर अब आ गया। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मुद्दे पर कि भाई करना क्या, रिजोल्यूशन तो कर लिया। अच्छा, इसका मतलब कि अगर इसका रिजोल्यूशन किया हमने 4√2 वाले का, तो वो एक इधर आया और एक इधर आया। अच्छा, ओवरऑल जो है रिजल्टेंट वो तो ऊपर साइड ही आना चाहिए। इसका मतलब ये वाला हाँ कंपोनेंट और सर। ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, हाँ सर। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। इसका मतलब 4√2 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि थीटा इज 30 डिग्री। सर 1/√2 1/√2, हाँ, तो 45 45 डिग्री। डिग्री। तो आंसर क्या हो गया, थीटा प्लस 90 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। ये सर आंसर ये होगा। समझ तो आ रहा है पर ऐसा सोचेंगे कैसे। ये कुछ नहीं, प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा, ये पहली बार में किसी को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था। ठीक है सर, आप दे देना वो, मैं प्रैक्टिस कर लिया। हाँ, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में लेंगे अपन को एक्सरसाइज में। तो मतलब अब आ जाएगा ये, तो अब अपन थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं ना, हाथ पैर मार सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, अब आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो p वेक्टर और q वेक्टर को हमने ऐसे प्लेस किया, ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, ऐसे प्लेस किया कि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड बन रहे हैं। अब हमें बताना है कि कौन से चीज़ें इनमें से ट्रू हैं। q वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस s वेक्टर, सो q वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस s वेक्टर। देखना ये ट्रू है कि नहीं, तो देख लो, q वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर ये है, दिस इज r वेक्टर प्लस s वेक्टर ऐसा है, इसको पकड़ के ऐसे बना दिया। तो इनका वेक्टर सम q के बराबर हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है। नहीं हो- हो सर रहा है ना, कैसे हो रहा है। देखो अपन ने क्या, इसको स्लाइड कर दिया थोड़ा सा, इसको ऐसे समझना कि अगर मैं q वेक्टर फ्री वेक्टर है ना, कहीं भी ट्रेवल हो सकता है वो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये सब फ्री वेक्टर्स हैं, जितने वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम सब फ्री वेक्टर्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आर वेक्टर को चेकिंग में आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर करना है, तो आर वेक्टर को पकड़ के मैंने यहाँ बना लिया, ये बन गया आर वेक्टर। ठीक है, अब अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है तो एस वेक्टर को मुझे टेल से टेल मिलानी पड़ेगी। ठीक है, या अगर पॉलीगॉन लॉ लगाना है तो
टेल से हेड मिलाना पड़ेगा, तो इसको मैंने यहाँ पे इसकी हेड मिला दिया, लेट्स से एस वेक्टर यहाँ पे, देखना आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर क्यू वेक्टर बन रहा है, ये देखो। हाँ सर, हाँ ठीक सर। है, अब आ गए अपन नेक्स्ट पर। तो पहला है भाई ट्रू। अब आ गए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये तो ट्रू है। सेकेंड पर आ गए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सो पी वेक्टर ये बन गया और क्यू वेक्टर ये बन गया। तो ये तो दिख ही रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ सर। ये तो पैरेललोग्राम दिख ही रहा है, तो ये ट्रू है, सेकेंड इज ट्रू। फिर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी प्लस एस, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो चले अब पी वेक्टर ये है और एस वेक्टर की तरह ये है, तो इनका सम ये होना चाहिए, क्यू वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये आर लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। हाँ पी सर। वेक्टर प्लस एस वेक्टर क्यू होना चाहिए, आर लिखा है, तो थर्ड इज रॉन्ग। फिर ये वाला लिखा हुआ है एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी, तो इसको अपन रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एस प्लस पी, हाँ सर। पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर। सो चेक करना है फोर्थ में, क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू एस वेक्टर प्लस पी वेक्टर। तो पी वेक्टर ये बनाया और फिर एस वेक्टर ऐसा बनाया और ये क्यू वेक्टर है, ये दिख ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये, तो फोर्थ इज करेक्ट। हाँ सर। फिर आ गया अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टू वेक्टर्स ऑफ 10 units and 5 units makes an angle 120 degree with each other. So find the magnitude and angle of resultant with vector of 10 unit magnitude. क्या मतलब इस बात का? ओके 10 यूनिट मैग्नीट्यूड वाले के साथ रिजल्टेंट का कितना एंगल है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला अपन को याद हो जाए इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वेक्टर है 10 यूनिट्स का, ये बना दिया, दूसरा वेक्टर है 5 यूनिट्स का जो 120 डिग्री एंगल के साथ है, इसके साथ ये बना दिया 5, और ये वाला एंगल है 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट बन के आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो अपन बनाएंगे कुछ, लेट्स से ऐसा कुछ रिजल्टेंट, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल बट दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं हम उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। तो ए का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, तो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab, a इज 5 एंड b इज 10, मतलब एनीवेज तो कॉस 120 डिग्री। ठीक है, बस ये आने वाला है रिजल्टेंट सॉल्व करके, तो ये हो गया 100 और ये 25 और ये 100, तो ये होगा 125 प्लस 100 कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री इज माइनस हाफ। ठीक है, फिर मिला के ये हुआ 125 माइनस 50, 125 माइनस 50 इज 75, दैट इज 25 इंटू 3, सो इट कैन बी रिटन एज 5√3। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया आर वेक्टर का 5√3। ठीक है, अब एंगल लिखना है किसके साथ, 10 वाले के साथ, तो लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। ये जो एंगल लिखना है दिस इज थीटा। ठीक है, तो ये एंगल लिख सकते हैं हम, कैसे लिखें एंगल, ये 10, ये 5 और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये रिजल्टेंट और ये वाला एंगल बताना है हमें थीटा। तो सोचो कल्पेश कैसे बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो आ गया, मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं ना, फॉर्मूला लगाना था केवल। हाँ सर। अब ये एंगल कैसे फाइंड करें, सर कंपोनेंट्स में करके। तो कंपोनेंट्स में करके कर सकते हैं। तो देखो आराम से हम सबसे पहले केवल इस आर वेक्टर को देखते हैं, दिस इज आर वेक्टर, और ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट तोड़ लिए इसके आर वेक्टर के, सो दिस वन विल बी, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन विल बी
r cos theta and this one will be r sin theta. तो देखना यहाँ पर हम r वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, r cos theta I कैप प्लस r sin theta j कैप. ठीक है. अच्छा, ये तो हमने रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स लिए. अब जो ओरिजिनल वेक्टर्स दिए हैं उनके कंपोनेंट ले लेते तो भी वही बात होती. तो ओरिजिनल वेक्टर्स के कंपोनेंट ले लेते हैं. तो ओरिजिनल वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लेना शुरू करते हैं. ये सबसे पहले एक्सिस सिस्टम बना लिया हमने यहाँ पर और ओरिजिनल वेक्टर्स को मार्क कर दिया. तो 10 तो ऑलरेडी है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है. 10 तो ऑलरेडी है ही, रिजॉल्व ही है वो तो. ठीक है, 10 तो ऑलरेडी रिजॉल्व है. अब बात रही इसको 5 को रिजॉल्व करने की. तो देखना ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस. तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक 120 था, तो ये वाला कितना होगा 30 डिग्री. हाँ सर. तो इसको लिख सकते हैं अपन कितना 5 cos 30 डिग्री और इसको लिख सकते हैं 5 sin 30 डिग्री. ठीक है, 5 cos 30 डिग्री होता है 5√3/2. तो ऊपर साइड क्या आ गया, ये आ गया 5√3/2 और लेफ्ट साइड कितना आ गया 5 sin 30 डिग्री यानी कि 5/2. तो अब ये वाला वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, 10 इधर और 5/2 उसके नेगेटिव साइड में. सो दिस वेक्टर विल बी 10 - 5/2 I कैप और ये वाला y डायरेक्शन में यानी कि 5√3/2 j कैप. अब यही वेक्टर ये वेक्टर को तोड़ लो, चाहिए इनके कॉम्बिनेशन को तोड़ लो, बात तो बराबर है. ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर. ये बात समझ में आ रही. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि r cos theta is equals to this thing and r sin theta is equals to this thing. So r sin theta को हमने क्या लिखा, r sin theta को लिखा 5√3/2 5√3/2 और r cos theta को लिखा हमने 10 - 5/2 10 - 5/2 10 में से ढाई गया तो 7.5 7.5 इज नथिंग बट 15/2. ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो tan थीटा मिल जाएगा हमें. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखना 2 से 2 कट गया, इधर r से r कट गया था, इधर 5 से ये कटा तो यहाँ 3 आया. ठीक है, फिर ये √3 से 3 कटा तो √3 आ गया. तो कुल मिला के 1/√3. सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज 30 डिग्री. तो यही फाइंड करना था हमें. तो मैग्नीट्यूड हो गया 5√3 और 10 वाले के साथ एंगल हो गया 30 डिग्री. सो दीज आर द आंसर. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर. सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस. ठीक है, सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है. बहुत बढ़िया. तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड इस बार 2 है. तो ये 2 बन गया और एंगल है 60 डिग्री. ये बन गया दूसरा. तो सम में तो कोई दिक्कत ही नहीं. सम के लिए मैग्नीट्यूड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम के लिए करना पड़ेगा a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट. तो a² इज 2 and b² is also 2, फिर 2 × 2 × 2 cos 60 डिग्री. ये हो गया हमारे पास 4 + 4 8 प्लस 2 × 2 × 2 दैट इज 8 cos 60 डिग्री इज 1/2. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 12 √12. √12 इज नथिंग बट 2√3. ये तो सम का मैग्नीट्यूड हो गया. अब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड के लिए सेम फॉर्मूला रहता है बट यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है. ये हो जाता है a² + b² - 2ab cos थीटा का अंडर रूट. कुल मिला के यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा, तो इट विल बी
8 minus 4 का अंडर रूट, 8 minus 4 का अंडर रूट 4, दैट इज 2। 2। तो ये इजी क्वेश्चन था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इट इज़ गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 10, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 20। सो फाइंड बी वेक्टर एंड एंगल ऑफ सी वेक्टर विथ ए वेक्टर। ठीक है भाई, क्या बोला गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर बनाया हमने रफली, ए का मैग्नीट्यूड दिया 10 के बराबर, और बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर से, तो ये सबसे पहले ए बनाया जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और फिर बी वेक्टर बना दिया, ये लो। ठीक है, और ये जो बी वेक्टर है और ए वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट इज सी वेक्टर, तो वो बन गया हमारा ये, दिस इज द सी वेक्टर, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 नहीं 20, तो ये 20 है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, फाइंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी लंबाई बतानी है हमें। ठीक है, और हमें बताना है कि एंगल ऑफ सी वेक्टर विथ ए वेक्टर, यानी कि ये वाला एंगल बताना है। सो वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा। हो जाएगा सर। ठीक है, कैसे करेंगे, सी को रिजॉल्व करके। सर जो बी वेक्टर के अपोजिट वाली साइड है हाँ सर, ये 90 डिग्री है ना ये, हाँ, ये वाला 90 डिग्री है। तो सर ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं तो अपोजिट भी 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, ये वाला 90 डिग्री है। तो एक काम करते हैं ना, इसको सी को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखना, सी यानी कि 20, हाँ सर। सो 20 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 10। ये बात समझ में आई, 20 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाँ 10। सर। यहाँ से कॉस थीटा निकल के आ गया 1/2, यानी कि थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, और 20 को 60। इस तरफ रिजॉल्व कर लेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो 20 साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, साइन थीटा, अगर थीटा 60 डिग्री है तो साइन थीटा इज √3/2, 20 √3/2 is nothing but 10 √3. So this is the answer. 10√3। हाँ सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सी वेक्टर। तो एक कॉमन पॉइंट से ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाए गए। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाए गए। ठीक है, सच दैट सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए और बी का जो वेक्टर सम है वो सी के बराबर है। तो सेम पॉइंट से बनाए गए हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। सो दिस इज सी वेक्टर। अब पहले पे आ जाते हैं कि इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझना इस बात को, अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है तब तो इन दोनों के बीच में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ए सही है ना। हाँ सर। अच्छा, अगर 90 डिग्री है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, लेकिन अगर 90 से कम है तो हाइपोटेन्यूज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हाँ इफ सर, बढ़ हो जाएगी। सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है इनके बीच में तो सी की हाइपोटेन्यूज वो छोटी हो जाएगी, छोटी सी हाइपोटेन्यूज रहेगी।
तो अगर सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये बात भी सही है कि अगर हाँ सर ग्रेटर सही। देन 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्ट्यूज हो जाएगा, तो फिर इनकी हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाएगी। तो ये भी सही है। फिर अगले में लिखा हुआ है कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्यूट हो जाएगा जब ये भी सही है सर। तो ये भी सही है। फिर डी, इफ सी वेक्टर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री। तो देखना ये सी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, तो सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये कब हो सकता है? ये जब ही हो सकता है जब ए और बी एंटी पैरेलल हो। ये बात समझ में आ रही है? ए वेक्टर इधर, हाँ। बी वेक्टर इधर, और इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज सी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए माइनस बी। हाँ ये सर भी सही है। ये तो भी सही 180 है। डिग्री ही होगा तभी ऐसा हो सकता है। अगर 180 डिग्री से कम ज़्यादा हुआ तो फिर तो नहीं हो पाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द वैल्यू ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर गिवन एज 5i कैप माइनस 12j कैप। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? यूनिट वेक्टर इज रिटर्न एज दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर क्या दिया हुआ है? 5i कैप माइनस 12j कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो दैट इज 13। सो दैट इज 13। तो ये आंसर हो गया। सर ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि किसी भी जैसे ऐसे वेक्टर लिखा हुआ है, लेट्स से सम v वेक्टर इज गिवन एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। लेट्स से 3 डायमेंशन में मान लेते हैं उसे। इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसको 2 डायमेंशन बहुत इजीली विजुलाइज कर सकते हैं हम कि जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक वेक्टर है आई कैप और जे कैप के टर्म्स में दिया हुआ है। तो 5 किधर है? ये 5 है आई कैप में, तो ये बन गया। ठीक है, 12 माइनस जे कैप में है, मतलब कि नीचे साइड, तो 12 ये बन गया। असलियत में वेक्टर कहाँ होगा? असलियत में वेक्टर ये होगा, दिस इज द वेक्टर हाँ हाइपोटेन्यूज। सर। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ सर। हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस द वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो ये एक्स एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस दी हुई है, और ये वेक्टर बना है ऐसा एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट। तो लेट्स से सर दिस इज, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्या? हाँ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इस वेक्टर को अपन लिख सकते हैं 2i कैप। दिस इज द आंसर, बस खत्म बात। क्योंकि ये 2i की तरफ है, x की तरफ है, ये x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप है, y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप है। तो सर 2i कैप क्यों हो गया? हम्म, सर मतलब वो तो समझ आ गया कि उधर x के डायरेक्शन में i कैप है। हाँ सर क्वेश्चन समझा दो एक बार। क्वेश्चन मतलब कि जैसे ये फिगर दिया हुआ है जस्ट एक अपन को, है ना, एक्सिस सिस्टम में, और हमसे बोला गया कि वेक्टर नोटेशन में लिख के बताओ इस वेक्टर को, ग्राफिकली मत बताओ। ग्राफिकली तो दिया हुआ है, वेक्टर नोटेशन अच्छा में हाँ बताओ। सर। हाँ तो सर बस आ बता गया। दिया, ये आंसर हो गया वेक्टर नोटेशन। फिर आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। हमेशा नीचे की तरफ होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हाउ विल यू राइट इट वेक्टोरिकली? उसे वेक्टोरिकली कैसे लिखोगे? इफ प्लस वाई एक्सिस इज टेकन डाउनवर्ड्स, प्लस वाई को डाउनवर्ड्स ले लिया, एंड सेकेंड केस में प्लस वाई को अपवर्ड्स ले लिया। तो पहले केस में प्लस वाई को अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स लिया है ना, तो ये प्लस वाई एक्सिस है और ये डाउनवर्ड है। ठीक है, एक्स होगी जहाँ भी होना होगी, और माइनस वाई ऊपर की साइड है। एक्स यहाँ पर है, प्लस एक्स और माइनस एक्स इधर है। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की साइड, तो उसको ऐसे जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो प्लस वाई की तरफ है, तो जी वेक्टर को कैसे लिख दें? जी जे कैप, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में जे होता है हाँ सर। और नेगेटिव वाई में माइनस जे होता है।
तो ये किसकी तरफ है, जे की तरफ, तो इसका आंसर हो गया जे कैप। और सेकेंड सिचुएशन में बी वाले में हमने अपवर्ड माना है प्लस वाई को, ये अपवर्ड हो गया प्लस माइनस जी जे कैप हो वाई, जाएगा। माइनस जी जे कैप, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा इस सिचुएशन में माइनस जी जे कैप, है ना। इस सिचुएशन में भी जी नेगेटिव ही है, मतलब डाउनवर्ड ही है। हाँ सर। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको गौर से देखना कि अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड मेकिंग एंगल थीटा विथ स्पीड u फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, सो राइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो बोला गया कि लेट से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से किसी पॉइंट से u स्पीड से फेंका और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंका, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर वाले फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, और इसको सर रिजॉल्व यू कर कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा। बिल्कुल, यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा जे कैप। सो यू वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। सो दिस इज द आंसर। हाँ सर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक्सप्रेस द गिवन वेक्टर ए वेक्टर शोन ग्राफिकली इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो यहाँ पर पहले में दिया हुआ है 3 इधर है और एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो रिजॉल्व कर लिया। एक हो गया 3 कॉस 30 डिग्री आई कैप और ऊपर की साइड हो गया वाई में 3 साइन 30 डिग्री जे कैप। सो ए वेक्टर पहली सिचुएशन में क्या लिखा जाएगा, 3 कॉस 30 डिग्री इज √3/2, √3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। ये पहले का आंसर। सेकेंड का आंसर बोलो। सेकेंड में अब एक्स एक्सिस के साथ तो पॉजिटिव ही है लेकिन वाई में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड में आंसर होगा 3√3/2 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। समझ में आ रहा है कल्पेश? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन में दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। सो तीसरे में आंसर होगा ए वेक्टर इज -3√3/2 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप। चौथी सिचुएशन में एक्स नेगेटिव है बस। एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, सो ए वेक्टर विल बी -3√3/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें बताना है। तो फाइंड एंगल अल्फा मेड बाय द वेक्टर्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वेक्टर दिया हुआ है, हमें ड्रॉ करना है उसको ग्राफिकली, उल्टा करना है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। बहुत ही आसान। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सिस सिस्टम बना लिया एक आई कैप, यानी कि एक तो है 1 यूनिट है ये एक्स की तरफ और √3 यूनिट्स है वाई की तरफ। तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, तो ये एक्स एक्सिस है, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द थीटा, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो टेन थीटा दिख रहा है, इसमें कितना हो गया √3, सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, पहले का आंसर। दूसरे में माइनस आई है यानी कि इस तरफ और √3 ऊपर की तरफ है, so this is 1 and this is √3, so this angle will be 60 डिग्री। तो हमें किसका बताना है एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बताना है इसका एंगल, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो कितना होगा 120 हो जाएगा। 120, इसका आंसर होगा 120, ठीक है। फिर तीसरे पर आ गए। तीसरे में ये भी -1 है
और ये भी -√3 नीचे की साइड, है ना। रिजल्टेंट जो होगा वो इधर होगा। इसका एंगल बताना है हमें, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये होगा 60 डिग्री, हाँ सर। है ना। तो ओवरऑल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 240 डिग्री। फिर लास्ट पर आ गए। लास्ट में क्या, आई कैप में है 1 और जे कैप में -√3, ठीक है। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। हमें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल चाहिए, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 360 डिग्री में से 60 डिग्री हटाना पड़ेगा, दैट इज 300 डिग्री। हाँ सर। फिर आके नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ए मैन मूव्स इन द फॉलोइंग मैनर इन एक्स वाई प्लेन, सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन फ्रॉम ऑरिजिन एज शोन इन द फिगर। तो मैन ऐसा चलना ऑरिजिन से शुरू किया, आर वेक्टर ऐसा सीधा चला, और फिर दूसरा R1 वेक्टर सीधे चला एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और R2 कुछ ऐसे चल गया ये। तो हमें बताना है ऑरिजिन से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, R1 तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, कोई दिक्कत ही नहीं है। R2 को रिजॉल्व कर लेते हैं। R2 को रिजॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। 37। सो R2 वेक्टर कैन बी रिटन एज 5 cos 37 डिग्री कितना होता है, 4/5 आई कैप, प्लस 5 sin 37 डिग्री होता है 3/5, सो इट इज़ जे कैप। so it is nothing but 4 i cap plus 3 j cap, और R1 वेक्टर तो सिंपली दिख ही रहा है, दैट इज 4 i cap, सो 4 i cap। तो ओवरऑल नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या कह सकते हैं अपन, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर इज 4 i cap, R2 वेक्टर इज 4 i cap plus 3 j cap, so 4 plus 4 8, so it is 8 i cap plus 3 j cap। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है हमें, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो बस कुछ नहीं, आंसर इज 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, 64 प्लस 9 दैट इज √73। सर ये नहीं समझ आया। क्या पूछा उसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आर वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये जो बन के आएगा यहाँ पर, दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, ये जो बन के सर ये आएगा, तो डिस्टेंस हो गया ना आर वेक्टर, तो अपन ने R1 प्लस R2 कर दिया तो डिस्टेंस ही हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। मतलब एक इंसान ऐसे चला, फिर ऐसे चला, तो रिजल्टेंट क्या हुआ उसका, रिजल्टेंट ये हुआ। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को हाँ जोड़ने सर। वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर ये डिस्टेंस तो आ गया। डिस्टेंस तो ये होता पूरा, अगर ऐड करते हैं अपन इसको, अच्छा हाँ सर आ गया। है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ये है आर वेक्टर, तो इसी का मैग्नीट्यूड पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, वैसे आ गई। तो √73 मीटर्स, दिस इज आंसर। आया हाँ समझ में, सर आ गया, समझ में, हाँ सर आ गया। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, सो फाइंड इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 न्यूटन का जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल बना लिया हमने, ये बन गया हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ 30 डिग्री पर लग रहा है फोर्स, कितना, 4 न्यूटन। तो हमें बताना है कि भाई इसके कंपोनेंट्स बता दो एक्सिस के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गई, लेट्स से एक्स, वर्टिकल एक्सिस ये हो गई, लेट्स से वाई। तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट हो गया इसका 4 cos 30 2√3। डिग्री, और ये हो गया 4 sin 30 डिग्री। ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, बस।
हाँ सर। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड अ वेक्टर एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पैरेलल टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर मान लो स्पेस में कहीं पे हमने ऐसा बना दिया कि ये वेक्टर दिया हुआ है, दिस वेक्टर इज गिवन एज -4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग हमें कितने यूनिट का कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है? 50 यूनिट का। ठीक है, लेकिन ये तो 50 यूनिट नहीं है, ये तो 5 यूनिट ही है। दिस इज जस्ट 5 यूनिट, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो 5 होगा। यानी कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई 5 है, तो इसको 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना सर पड़ेगा। हाँ सर। तो आंसर इज द रिक्वायर्ड एफ वेक्टर इज 10 times this vector, -4i cap plus 3j cap. So it is -40i cap plus 30j cap. डायरेक्शन वही रहा, बट मैग्नीट्यूड 50 टाइम हो गया, मतलब कि वो कुछ ऐसा दिखेगा। डायरेक्शन वही है बट मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स ज़्यादा है इसका। ठीक है, हाँ सर। अच्छा यहाँ तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो 5 यूनिट का इसका मैग्नीट्यूड है। व्हाट इफ़ कि अगर ये सब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं, अगर हमें ऐसा कोई वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 50 और डायरेक्शन हो जो इसके अलॉन्ग डायरेक्शन है, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही? दिस इज व्हाट, दिस नहीं इज सर, यूनिट। ये नहीं आया समझ में। देखना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन घुमाता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं कि फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से 50 along the vector i cap plus j cap plus k cap। 3 डायमेंशन में ले लिया। चलो, इस वेक्टर के अलॉन्ग 50 यूनिट का वेक्टर लिखना है। तो लेट्स से ये जो वेक्टर है वो इधर कहीं है, पता नहीं हमें किधर है, वो इधर कहीं है। दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड तो √3 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। ये बात समझ हाँ में आ रही? सर। तो हाँ अगर इसको सर। अपन को 50 बनाना है इसके मैग्नीट्यूड को, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कर दिया और √3 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। और ये क्या है? यही तो यूनिट वेक्टर है ना, हाँ दिस इज सर। यूनिट वेक्टर। अब इसके आगे 50 लगा दिया, तो ये आंसर हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई अब। तो इसी को मैं ये बोल रहा था कि 50 इंटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर, जो भी वेक्टर दिया जिसके बिलोंग फाइंड करना है उसका यूनिट वेक्टर लगा दिया, और यूनिट वेक्टर लिखना आता है अपन को वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सर यूनिट वेक्टर एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एन कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, कुछ भी। हाँ जनरली सर। आई कैप, जे कैप, के कैप तो अपन एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग ले लिए। अब ये वेक्टर तो आई कैप, जे कैप और के कैप में है, मतलब कहीं रैंडम है ये, तो कुछ एन कैप ले लिया उसके यूनिट वेक्टर को। हाँ सर। फिर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a particle is moving with speed 6 meter per second along the direction of this, so find the velocity vector of the particle। अब किस डायरेक्शन में है वो? इसके डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 6। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन? 6 इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस। ये बात समझ में आ रही? 2 मिनट सर। हाँ, हाँ सर। हाँ सर, आ गई। कुल मिला के बस ये एन कैप फाइंड करना है यहाँ पर हमें। तो एन कैप कैसे फाइंड करें? एन कैप इज द वेक्टर 2i cap plus 2j cap minus k cap divided by its magnitude, that is 2 square plus 2 square plus 1 square। So 4 plus 4 that is 8, 8 plus 1 9, 9 का root is 3।
So this is the unit vector. So answer is 6/3 into 2i cap plus 2j cap minus k cap. So ये हो जाएगा 2. So it is 4i cap plus 4j cap minus 2k cap meter per second. This is the velocity vector. हाँ सर. अब आ गए नेक्स्ट पर कि फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ दिस एंड एंटी पैरेलल टू दिस. मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए उसका? डायरेक्शन होना चाहिए इसके नेगेटिव डायरेक्शन में. मतलब हाँ सर. इस डायरेक्शन में होना चाहिए -3i कैप माइनस 4j कैप. और लंबाई कितनी होनी चाहिए? इसकी जितनी भी लंबाई है उससे डबल. तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 13 है, तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 26. 26. तो आंसर लिख देते हैं डायरेक्टली. आंसर विल बी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर किस यूनिट वेक्टर? ये है अपना यूनिट वेक्टर. मतलब ये वेक्टर है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर. सो 4j कैप माइनस 3i कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड यानी कि 5. दिस इज द आंसर. हाँ सर. ठीक है, अब बढ़ते सर हैं. वो ऊपर करना मेरे को एक डाउट आया उसमें. हाँ, सर ये 26 क्यों लिखा है बाहर मल्टीप्लिकेशन में? क्योंकि इसने बोला था फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ इसके मैग्नीट्यूड, डबल ऑफ इसके मैग्नीट्यूड. और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 13. तो यहाँ पर 26 लिखना पड़ेगा. हाँ सर, आ गया. So this is the magnitude, this is the magnitude, and this is the unit vector. This is the unit vector. हाँ सर, आ गया, समझ गया. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर. An insect crawls 10 meter towards east, turns to its right, crawls 8 meters, and again turns to right. Now crawling at a distance of 2 meter, it turns to right and stop after moving 2 meters more. So find its net displacement. तो इसको हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं. So let's say this is north, this is south, this is east, this is west. और origin से शुरू करवा देते हैं इंसेक्ट को. इंसेक्ट को origin से शुरू करवा दिया, सीधा वाला 10 मीटर वो ईस्ट की तरफ चला, यानी इधर चल गया 10. फिर राइट मुड़ गया, तो राइट माने कि साउथ की तरफ. और फिर 8 चला, तो 8 चला साउथ की तरफ. फिर अगेन टर्न्स टू इट राइट एंड नाउ क्रॉलिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. तो राइट चला और 2 मीटर और चला, तो ये 2 हो गया. उसके बाद इट टर्न्स टू राइट एंड स्टार्ट आफ्टर मूविंग 2 मीटर. एक और राइट लिया और 2 मीटर और चल गया. ठीक है, और यहाँ पे फाइनली रुक गया. तो हमें बताना है नेट डिस्प्लेसमेंट. बता दो इसको क्या करें. सारे वेक्टर्स लिख लेते हैं अपन, है ना, अच्छे से. तो दिस इज पहला वेक्टर, दैट इज 10i कैप. सो 10i कैप प्लस दूसरा वेक्टर ये क्या है? -8j कैप. सो -8j कैप. फिर तीसरा वेक्टर -2i कैप. सो -2i कैप. फिर चौथा वेक्टर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. चौथा इज 2j कैप, तो +2j कैप. हाँ सर. तो बस तो 10i कैप में से 2 गए, तो बचे कितने? 8i कैप. और -8i कैप प्लस 2j कैप इज -6j कैप. तो बस ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यानी कि दिस रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, अब क्या बोला कि फाइंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट. तो बस नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 10. 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, इसलिए 10 मीटर्स. आगे समझ में? हाँ सर, आ गया. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन से इज कि 3 forces F1, F2 and F3 are acting on a particle moving vertically up with constant speed. ठीक है भाई. So 2 forces F1 and F2 are acting on a particle respectively, then F3 is what?
इसमें थोड़ा सा अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अभी जो नहीं पता है फ़िलहाल के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे के टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, इफ़ एनीथिंग इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन में वर्टिकली अप, कांस्टेंट स्पीड वर्टिकली अप इज़ नथिंग बट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हाँ वेलोसिटी सर, कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। ज़ीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी का अभिप्राय है कि एक्सेलरेशन है ज़ीरो। अच्छा, थोड़ी सी वेक्टर इक्वेशन एक पता होगी, अगर मास कांस्टेंट होता है बॉडी का तो F इज इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। हाँ सर, तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। 0। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो। अब दो फोर्सेस दिए हुए हैं, तीसरा निकालना है, तो नेट फोर्स तीनों से मिलके बना होगा। सो नेट फोर्स विल बी व्हाट? F1 प्लस F2 प्लस F3। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज ज़ीरो। F1 और F2 दिए हुए हैं, तो F3 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम हाँ लिख सर, सकते हैं F3 वेक्टर इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को जोड़ के उसका नेगेटिव लगा देंगे तो F3 आ जाएगा। सो इट इज़ नथिंग बट नेगेटिव ऑफ, यहाँ लिखो F1 वेक्टर दैट इज -10 j कैप, फिर लिखो F2 वेक्टर प्लस -6 i कैप प्लस 8 j कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ -2 j कैप -6 i कैप। सो दैट इज नथिंग बट 6 i कैप प्लस 2 j कैप। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया ये? हाँ सर, आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कार मूविंग नॉर्थवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो नॉर्थवर्ड जा रही है, फटाफट कर देते हैं, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर गई पहले। फिर इट मेक्स अ राइट टर्न एंड कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फिर राइट टर्न लेके वो इधर चल पड़ी 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज वेलोसिटी 1 and this is velocity 2, velocity vector 1 and velocity vector 2. So find the magnitude of change in velocity. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है 5 i कैप, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 5 j कैप, ठीक है, क्योंकि इधर साइड है ये। हाँ चेंज इन सर, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। So final velocity is what? Final velocity is 5 i कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 5 j कैप। अब इस चीज़ का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 5√2। तो दिस इज द आंसर। हाँ सर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ आवर हैंड of a clock between 1 p.m. to 6 p.m. with the length of our hand is 6 centimeter। तो एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 1 बजता है और यहाँ पर 5 बजते हैं। तो क्या 1 p.m. से 5 p.m. के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ टिप ऑफ आवर हैंड का। टिप यानी कि लेट्स से टिप यहाँ पर है, तो यहाँ से वो यहाँ पहुँच गई, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि इसके टिप का डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। लेट्स से एस वेक्टर इज दिस, ये फाइंड करना है हमें। तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको। वेक्टोरिकल कर लेते हैं इसको, वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, ठीक। तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से लेके देखना
360 डिग्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाउ मैनी आवर्स? 12 आवर्स। यानी हाँ कि सर, 1 घंटे के बीच की दूरी कितनी होगी? 30 30 डिग्री। डिग्री। तो 1 से 5 के बीच में कितने घंटे आते हैं? 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4। यानी कि ये 120 डिग्री है। दिस इज 120 डिग्री। 120 डिग्री। देखना कुछ नहीं, ट्राइंगल जैसा बन गया एक। ये ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 6 है, और ये फाइंड करना है हमें। तो यहाँ से बीच से ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो ये वाला कितना हो गया? 120 डिग्री का आधा, यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री। और ये 6 है, तो ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा हमें। तो दिस इज व्हाट 6 साइन 60 डिग्री, यानी कि 6√3/2। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 6√3, डबल उसका। सो दिस इज द आंसर। सर इसमें साइन क्यों लिया, मतलब इसमें तो हेड और टेल अपने को पता ही नहीं है। नहीं तो फिर भी देखना, इस ट्राइंगल को देखो, इमेजिन कर लो कि एक वेक्टर है और ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हो गया हाँ वर्टिकल सर। कंपोनेंट। बस हाँ, समझ में आया? हाँ सर, आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 balls is given as this and this, so what will be the distance between the 2 balls? तो एक का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो लेट्स से एक्सिस सिस्टम बना लिया। ये दिया हुआ है एक का पोजीशन वेक्टर r1 कैप, r1 वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर मतलब उसकी ओरिजिन से क्या पोजीशन है, उस ठीक है। की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। और एक दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे ना, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सिस। ऐसा वो सोचना कि ये तो 2 7 है और ये -2 4 है। तो जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो ये दूसरी की पोजीशन है r2 का। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द 2 balls? तो अगर कोई बोले कि बताओ ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़, तो देखना लेट्स से दिस इज x कैप, x वेक्टर। सो r1 वेक्टर प्लस x वेक्टर इज नथिंग बट r2 वेक्टर। r1 वेक्टर हाँ सर। plus x vector is nothing but r2 vector. So from here we can write x vector is equals to difference of vectors, r1 vector minus r2 vector. तो यानी कि हाँ इसको लिखना है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा कुल मिला के। सो x वेक्टर इज नथिंग बट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे -2,4। अब आई कैप जे कैप ना लिखते हुए ऐसे ही लिख दो, है ना, स्पीड बढ़ाने के लिए। -2,7। अब घटाना कैसे वो तो हमें पता है, -2 में से 2 घटा है तो -4 बना, और 4 में से 7 घटा है तो -3 बना। तो दिस इज नथिंग बट -4 आई कैप -3 जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछा है बस, तो आंसर इज 5। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर हाँ रूट। सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए कि पार्टिकल हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 आई कैप एंड एज अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 3 जे कैप। So find its displacement and velocity after 3 seconds. If initially the particle is located at this, then find its final location. ठीक है, कुल मिला के वो क्वेश्चन आ गया ये काइनेमेटिक्स का। तो काइनेमेटिक्स में जो हम इक्वेशन पढ़ते थे वो एक्चुअली में वेक्टर इक्वेशन होती थी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, टाइम स्केलर है, हाँ बाकी सब सर। वेक्टर है। तो इसमें क्या बोला है कि फाइनल वेलोसिटी बता दो सबसे पहले तो। ठीक है, तो वेलोसिटी v निकाल देते हैं। यू वेक्टर क्या दिया हुआ है 2 आई कैप, सो 2 आई कैप प्लस ए वेक्टर दिया हुआ है 3 जे कैप, 3 जे कैप, और कितने समय के बाद पूछा है? 3 सेकंड के बाद, तो 3। तो फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट 2 आई कैप प्लस 9 जे कैप। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, सर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने बॉल को फेंका छत से हॉरिजॉन्टली, छत से उठा के बॉल को फेंक दिया कहीं बाहर की साइड, हाँ सर। तो वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टली है उधर कहीं, एक्सीलरेशन तो हमेशा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में नीचे की साइड है। तो वेलोसिटी और हाँ सर। एक्सीलरेशन में डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, फिर सेकंड में आ गए
कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है शुरुआत में 2i कैप टाइम इज गिवन एज 3 प्लस हाफ एक्सीलरेशन गिवन एज 3j कैप एंड टी स्क्वायर दैट इज 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6i कैप प्लस 9 3 is 27/2 27/2 j कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, हाँ सर। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि द पार्टिकल इज इनिशियली लोकेटेड एट 3i कैप प्लस 4j कैप, तो फाइंड इट्स फाइनल लोकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता चल चुका है हमें, तो लेट्स से ये शुरुआत वाली पोजीशन है ए, क्या है वो 3,4 फाइनली डिस्प्लेस होके वो लेट्स से दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनली वो बी पे पहुंच गई लेट्स से x, y। तो ये बताना है हमें। तो क्लियरली देखो, अगर हम b वेक्टर में से a वेक्टर माइनस करेंगे तो s वेक्टर आएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कुल मिला के हाँ सर। x minus 3 is equals to 6 and y minus 4 is equals to 27/2। यहाँ से मिल गया हमें x is equals to 9 और यहाँ से मिल गया y is equals to 8 और 27 35/2। सो फाइनली b वेक्टर इज, यहाँ लिख देते हैं, फाइनल लोकेशन इज 9i कैप प्लस 35/2 j कैप। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A particle who has constant speed of 50 meter per second, it moves along a straight line from point A to point B. Find its velocity vector। तो point A से जो कि है 2,1 से point B तक गया जो कि है 9,25। ठीक है, ऐसे गया ये। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो दिख गया है, कांस्टेंट स्पीड है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी वेक्टर भी कांस्टेंट है। तो if at initial instant of time it is located as 2,0 then find its। तो ठीक है, सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। तो एस वेक्टर इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन वेक्टर इज 0, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी लिख सकते हैं। अब जो u है वही v है, वो दिया हुआ है 50 और किस डायरेक्शन में? वो इस डायरेक्शन में। कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। तो मतलब इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है ये। तो ये वेक्टर लिख देते हैं, लेट्स से दिस इज एस वेक्टर। So S vector is nothing but 9 minus 2 that is 7i cap plus 25 minus 1 that is 24j cap। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास S। अब इसी डायरेक्शन में अपना क्या है? इसी डायरेक्शन में है अपना वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड 50 है और डायरेक्शन ये है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज 49 प्लस 24 का क्या होता है? 576। 576। तो ये 25 ही हो गया 25 है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 7 24 और 25। तो इसका 25 है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना बनाना है हमें? 50। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से। तो वी वेक्टर इज नथिंग बट 14i कैप प्लस 48j कैप। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब सेकेंड पार्ट कि अगर वो इनिशियली 2,0 पर लोकेटेड होता तो 3 सेकंड बाद कितने दूर पर होता? सर एक डाउट था। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अपन ने वेलोसिटी वाले में क्यों डाल दिया? नहीं, मैग्नीट्यूड इसका 25 है। हाँ सर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का है और बोला गया है कि भाई सीधी लाइन में ही चल रहा है, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन,
तो वेलोसिटी वेक्टर भी इसी के अलॉन्ग होगा, हाँ सर। इसलिए ये बात समझ में आई? सर ये नहीं समझ आ रहा सर। देखना क्या बोला है उसने, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, हाँ सर। और वेलोसिटी समझ में आया, वेलोसिटी भी इस तरफ है। हाँ सर। तो अब इसको ऐसे समझो कि हमने अभी ऊपर देखा था ना कि यार मान लो एक वेक्टर है, लेट्स से कोई एस वेक्टर है, और उसी वेक्टर के अलोंग दूसरा वेक्टर भी है, ठीक है, बट उसका मैग्नीट्यूड उससे डबल है। हाँ सर। तो ये वी वेक्टर भी उसी के अलोंग है बट उसका मैग्नीट्यूड डबल है। तो हमें एस वेक्टर पता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी वेक्टर मिल जाएगा। हाँ सर, आ गया समझ अरे में। ठीक है, तो अब वी वेक्टर हमें मिल गया है। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मान लो 2,0 पर है पहला अपना पार्टिकल, तो बोला है कि फाइनल लोकेशन बता दो उसकी जब वो 3 सेकंड के बाद हो जाए। 3 सेकंड के बाद मान लो सपोज यहाँ पे कहीं पे है, इसको बोल देते हैं फाइनल लोकेशन x, y, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज नथिंग बट यू टी। यू इज़ व्हाट, वो निकाल लिया हमने ऊपर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज यू इज़ 14 आई कैप प्लस 48 जे कैप, और समय कितना है 3। सो 14 3 ज़ा 42, 42 आई कैप प्लस 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14, ठीक है। कुल मिला के एस वेक्टर इज दिस। तो x माइनस 2 इज़ 42, so x is equals to 44 and y minus 0 is 144, so 144। कुल मिला के फाइनल लोकेशन इज 44, 144। ये सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। हाँ सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बहुत ही आसान, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। इसका डॉट निकालना है हमें, इसके साथ माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो इट इज़ -2, फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 जे वाले का जे के साथ तो -9, फिर के वाले का के के साथ तो 1 इंटू 1 तो 1, ये कितना हो गया -10। तो दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो निकल के आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं होता उसका। आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ रहा है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इफ़ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, क्योंकि a डॉट b इज नथिंग बट a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सो अगर थीटा 90 डिग्री है सर ये नहीं समझ आया। तो a डॉट बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, a डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। ये बात समझ में हाँ आ रही? हाँ सर। तो अगर अपने पास दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है, हमेशा याद रखना a डॉट बी इज़ नथिंग बट a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री कितना होगा, 0। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट देखो, i टू n, 1 टू n और यहाँ पे 4 टू 2। तो पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ तो 4, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो फिर 4, फिर n का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ तो 2n। दिस मस्ट बी 0, यानी कि 8 प्लस 2n मस्ट बी 0, यानी कि n किसके बराबर हो गया, -4 के बराबर। ये आंसर हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अ फोर्स this much displace the body from point this to this in a straight line, so find work done by the force।
तो एक्चुअली वर्क की डेफिनेशन जो होती है दैट इज डिफाइंड एज एफ डॉट एस। ये बात याद आ रही है क्या? हाँ सर। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा, जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तब वहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअली ये थोड़ा सा लिखना तभी सही है जब फोर्स कांस्टेंट हो। दिस इज वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अच्छा कॉस थीटा भी लिखते हैं ना साथ में? नहीं नहीं, डॉट लिखा है ना यहाँ पे अभी हमने, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है। कॉस थीटा जब अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये एफ का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर। वेक्टोरिकली लिखना है तब तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही? हाँ सर समझ आ गई, पर सर ऐसा क्यों करते हैं? कुछ नहीं, दो नोटेशन है ये। स्केलर मतलब ये एक दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मूला ये होता है कि एफ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अच्छा हाँ सर ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसी से काम चल जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूँ कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये हम तभी लिख सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ये लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हर वक्त उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। दिस वी हैव टू राइट व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। इसको बस दिमाग में याद रखना, जब हम पढ़ेंगे तब और डिटेल में समझ में आएंगी सब चीज़ें। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। देखो इसका मैग्नीट्यूड बराबर, कोई दिक्कत नहीं, टाइम के साथ वेरी कर नहीं रहा है, कांस्टेंट है एकदम फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अभी तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो कुल मिला के हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। सो इनिशियल पॉइंट वाज गिवन एज 4 - 3 - 5 मीटर्स में, और फाइनल पॉइंट इज गिवन एज -1 4 3 मीटर्स में। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is nothing but final minus initial, तो -1 -4 that is -5 I cap, 4 -3 यानी कि 7 J cap, then 3 -5 यानी कि 8 K cap। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। फोर्स वेक्टर तो दिया ही हुआ है, तो वर्क डन लिख देंगे यहाँ से डायरेक्टली। वर्क इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। सो आई वाले को -3 इंटू -5 दैट इज 15, फिर जे वाले को -1 इंटू -1 इंटू 7 दैट इज -7, फिर 2 इंटू 8 दैट इज 16। ये हो गया हमारे पास 16 में सारे 9 9 और 15 24। ये न्यूटन में है एसआई यूनिट, और ये भी एसआई यूनिट में है डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में, यानी कि जो वर्क निकल के आएगा वो भी किस में आएगा? एसआई यूनिट में, यानी कि जूल्स में। सो 24 जूल्स इज द आंसर। हाँ सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया कि फॉर अ वेक्टर 3 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 2 K कैप, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट्स बता दो। तो बताओ फटाफट। एक्स के अलोंग क्या? 3। 3 I का है। अच्छा 3। वाई के अलोंग कितना? 3 3। जेड के अलोंग कितना? -2। -2। बस सिंपल सी बात है, 3 डायमेंशन में ऐसे देख लेना। फिर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जस्ट आफ्टर फायरिंग अ बुलेट इज फाउंड टू मूव एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ठीक है, सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो देखना, पहले सिचुएशन बताते हैं कि बुलेट को फायर किया गया, जिस मोमेंट पे फायर किया उसका हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल के साथ
37 डिग्री पर फायर किया गया, ठीक है भाई। तो दिस इज 37 डिग्री, तो दिस इज, इसको बोल देते हैं कुछ यू वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन किस तरफ होता है? एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है, यानी कि इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में कैसे बताएंगे? बताएंगे कि रिजॉल्व कर लेंगे इसको। तो सर फिर वो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन से हट जाएगा ना, हम्म, वो तो फिर हम सर फिर वो वेलोसिटी से तो माइनस करके रिपोर्ट करेंगे फिर, है ना। हाँ सर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक तो ले ली वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और एक ले ली उससे परपेंडिकुलर। अब देखो, ये 37 डिग्री है, तो ये 53 होगा, और ये 37 होगा। तो कंपोनेंट जब अपन लेंगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जी का, दैट विल बी 10 cos 37 डिग्री, हाँ सर। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज 10 10 sin 37 डिग्री। और हमें u के डायरेक्शन में रिपोर्ट करना है, तो इसको नेगेटिव में रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो आंसर इज -10 sin 37 डिग्री। हाँ -10 सर। तो 10 है, sin 37 डिग्री कितना होता है? 3/5। 3/5। दिस इज नथिंग बट -6। दिस इज द आंसर। हाँ ऐसा सर। यूनिट में है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रूव दैट, ये दिया हुआ है ना, इसको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। तो कुछ नहीं, खोलना शुरू कर दो। यहाँ पर क्या है? ए कैप, ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर। तो लगा दिया यहाँ पे, खोल दिया इसको, हुआ हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सर क्रॉस को कैसे करते हैं मेरे को याद नहीं है। क्रॉस को कुछ नहीं, देखना, अगर सबसे पहले जो अपन ने यूज़ किया यहाँ पर, एक तो वो क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म से खोलते हैं उसको। अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड देखने के लिए ए बी साइन थीटा करते हैं, उसकी भी इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें अपन जस्ट ये यूज़ कर रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं इसकी। जैसे ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसमें इसको खोल के अपन ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये बात समझ में आई? हाँ सर ये तो आ गया। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें यूज़ होगा कि अगर हमने ए क्रॉस बी लिखा है और उसको पलट के लिखना पड़ जाए, यानी कि बी क्रॉस ए, तो वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। हाँ सर। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे अब हम। तो इसको खोल दिया, अब इसको खोल देते हैं, तो इट इज़ बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। फिर सॉरी, तीसरे ब्रैकेट को खोल दिया, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखना, अब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का उल्टा होता है, तो ये जितना पॉजिटिव में लिखा हुआ है ये उसका नेगेटिव में, तो ये कट गए। फिर ए क्रॉस सी का उल्टा देखो, सी क्रॉस ए, तो ये भी कट गए। फिर बी क्रॉस सी का उल्टा देखो, सी क्रॉस बी, तो ये भी कट गए। तो क्या होता है? 0, जो कि हाँ सर। राइट हैंड साइड के बराबर है। और जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इफ ए इज गिवन एज दिस एंड बी इज गिवन एज दिस, ए इज गिवन एज दिस एंड बी इज गिवन। अब यहाँ पे यूज होगा वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला। तो देखना, पहले को गौर से देखना, हमें क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना लो,
यहाँ पर लिखो आई, यहाँ लिखो जे, यहाँ लिखो के। साइन कन्वेंशन से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, अब इस वाले में क्या आएगा, 2 रोज बची हैं अब, है ना। तो पहले वाले में ए के आएंगे क्योंकि ए पहले सर लिखा हो। यस, सर ये प्लस माइनस प्लस मतलब ये क्यों किया? ये कन्वेंशन है, टूल है ये, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में ये यूज ही होता है। हमेशा जे को माइनस ही लेना रहता है हाँ, इसमें? जे को माइनस लेना। ठीक है सर। ठीक है, अब ए वेक्टर के जो भी लिखे हैं यहाँ पे लिख दो। क्यों लिखना है पहले, बी क्यों नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है ना, ए क्रॉस बी है, इसलिए पहले ए के आएंगे यहाँ पर। तो देखना गौर से, ये 3 के कैप है तो यानी कि 3 इधर आएगा, फिर 4 जे कैप है तो 4 इधर आएगा, और आई का कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आएगा। फिर बी वाले के लिए लिखना है, बी में आई कैप यानी कि 1, फिर जे कैप यानी कि 1, फिर के कैप के साथ माइनस है तो यानी -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया था तो आई कैप के साथ क्या आएगा, 4 इंटू -1 दैट इज -4, -3, फिर माइनस जे कैप, माइनस जे के साथ 0 इंटू -1 तो सर ये 0। समझ नहीं आया ये क्या किया आपने अभी? देखना यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है तो आई कैप को कवर कर दो। ये आई कैप को कवर कर दिया, आई कैप के साथ आई कैप वाले लाइन को, रो और कॉलम को कवर कर दिया। अब बचा जो, उसका हमने क्रॉस ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 तो -4 आया, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 तो -3 आया। आई बात समझ में? हाँ सर। फिर ऐसे ही जे के लिए, जे को कवर कर दो। हाँ सर आ रहा है समझ में। अब जे को कवर कर दो तो माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दिया। उसके बाद आप क्रॉस लगाओ तो 0 का -1 के साथ तो कितना होगा 0, फिर 1 का 3 के साथ तो -3 तो हाँ 0 सर। -3। ठीक है, फिर के को कवर कर दो प्लस के कैप, और फिर 0 इंटू 1 तो 1, फिर -1 इंटू 4 तो -4। हाँ सर। ये हो गया हमारे पास -7 आई कैप, फिर ये हो गया -3 इंटू -1 दैट इज +3 जे कैप, और फिर -3 के कैप। ये आंसर हाँ हो गया, दिस इज द आंसर ए क्रॉस बी। अच्छा, बी क्रॉस ए के लिए फिर से नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है ए नेगेटिव क्रॉस बी कर का देंगे नेगेटिव इसका। होता है। तो बी क्रॉस ए को डायरेक्टली लिख देंगे, इसमें जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा दो, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लगा दो। तो 7 आई कैप -3 जे कैप +3 के कैप। ठीक है, अब ये जो सेकंड लिखा हुआ है इसमें वेक्टोरिकली नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यहीं कर देता हूँ मैं ना सेकंड पार्ट को सॉल्व फटाफट। तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी दैट इज आई जे के कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, फिर 2 -1 1, 2 -1 1, फिर 3 4 -1, 3 4 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास आई कैप 1 -4 यानी कि -3, फिर माइनस जे कैप, फिर -2 -3 यानी कि -5, फिर प्लस के कैप 8 + 3 दैट इज 11। सो दैट्स व्हाट -3 आई कैप +5 जे कैप +11 के कैप। और बी क्रॉस ए लिखना है तो इसका एग्जैक्टली नेगेटिव कर देंगे, दैट इज 3 आई कैप -5 जे कैप -11 के कैप। ये सेकेंड पार्ट के आंसर्स हो गए। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि a vector is given as this and b vector is given as this, so find the magnitude of a vector cross b vector। फटाफट कर देते हैं और क्या, a vector cross b vector। तो ये बना है डिटर्मिनेंट i j k 3 1 2 3 1 2 and b 2 -1 4, 2 -1 4, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस,
फिर आई कैप, ये हो गया हमारे पास 4 + 2 माइनस जे कैप, ये हो गया 12 - 8। हाँ कल्पेश, हाँ ठीक है। तो माइनस जे कैप यहाँ पर हो गया 3 × 4 = 12 -4, तो ये हो गया 8। फिर प्लस के कैप यहाँ पर -3 - 2 यानी कि -5। सो दिस इज 6 आई कैप -8 जे कैप -5 के कैप। अब क्या बोला है, मैग्नीट्यूड बताना है हमें इसका, यानी इसका मैग्नीट्यूड बताना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर इज 100, 125। 125 कैन बी रिटन एज 25 × 5 का रूट, सो दैट्स नथिंग बट 5√5। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनके प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर निकल के आता है ना। मतलब ऐसा समझो इसको, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं हम जब, तो लेट्स से ये प्लेन है इसका, है ना, ए और बी का प्लेन है ये, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर आएगा, है ना, डाउनवर्ड। दिस विल बी ए क्रॉस बी वेक्टर एंड दिस विल बी। सर ये नहीं समझ आया, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ मैं फिर से एक बार, कहाँ पे आया तू, कहाँ पे एंट्री हुई तेरी? सर ये क्वेश्चन के पिछले वाले में ही चला गया था मैं, ये वाला क्वेश्चन पूरा ही नहीं पता। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, आई कैप वो निकाल रहे थे ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट निकाल के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए कि हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लिया मैंने उसी तरीके से डिटरमिनेंट वाले फार्मूले से, और जो वेक्टर निकल के आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं अपन। सेकेंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी न्यू। तो उसको समझने से पहले एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो ए से भी परपेंडिकुलर होता है और बी से भी परपेंडिकुलर होता है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर आप। तो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये ऐसे मैं 3 डायमेंशनल फिगर बना रहा हूँ कि ये इनका प्लेन है। ठीक है, ये इनका प्लेन है, इस प्लेन में लाई कर रही है। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे अपन ए क्रॉस बी करने के लिए, तो ए क्रॉस बी इधर आएगा इस प्लेन से परपेंडिकुलर, ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है। दिस विल बी द सर राइट डायरेक्शन, हैंड थंब रूल यहाँ पे क्यों लगा दिया? क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल से। सर राइट हैंड थंब रूल तो इलेक्ट्रिसिटी में था, यहाँ पे कहाँ से आ गया? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में था। हाँ सर, उससे करंट का डायरेक्शन पता करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद तूने वहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तुमने? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो बस अभी सुनते जाते, जब वीडियो देखेगा तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो वैसा ही होता है ये, मैं उसका आइडिया देता हूँ तुझे कि लेट्स से ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। अब क्या करना है हमें, हमें अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो हमें अपना राइट हैंड लेना है और ए की तरफ लगाना है, राइट हैंड ए की तरफ लगाना है।
तो लगा, राइट हैंड ए की तरफ लगाओ, लगाया, हाँ सर, हाँ सर। और घुमाना बी की तरफ है, घुमाओ बी की तरफ। तो हम बी वेक्टर के डायरेक्शन में लगाना है ना? थंब नहीं, थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो राइट हैंड ए के डायरेक्शन में लगाऊं मतलब राइट हैंड को ऐसे रखो ए की तरफ और बी के साइड घुमाओ, अपना जो पाम कर्ल करना है हाँ सर, वो बी की साइड घुमाना है। हाँ सर। तो किस तरफ आएगा, इनटू द प्लेन आएगा थंब का डायरेक्शन। हाँ सर, इनटू द प्लेन आ मतलब रहा है। ऐसे घुमाया हमने, है ना, क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये जो थंब के डायरेक्शन में आया है ए क्रॉस बी, वो ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। और इसको मैं ऐसे डायग्राम से 3 डायमेंशनली बनाने की कोशिश करके दिखा रहा हूँ कि लेट्स से ये मैं 3 डायमेंशनल फिगर बनाया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये जो डायरेक्शन है, मतलब ये प्लेन है ए और बी को कंटेन करने वाला, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वो नीचे साइड आ जाएगा, और बी क्रॉस से एग्जैक्टली अपोजिट होगा ए क्रॉस बी का, तो बी क्रॉस से इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? हाँ सर, तो आगे। उसमें क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में उसने ऐसा पूछा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए क्रॉस बी is perpendicular to a vector as well as it is perpendicular to b vector। हाँ सर। तो अगर हमें ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a से भी परपेंडिकुलर हो b से भी परपेंडिकुलर हो, तो वो a क्रॉस b के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा इस वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। सो n कैप इज, इफ n कैप इज द आंसर, द n कैप इज 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस 5k कैप। ये तो वेक्टर हो गया। सर फिर से रिपीट कर दो, अटक गया था बीच में। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है ए क्रॉस बी के अलॉन्ग, तो ये तो ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं पहले, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख देना हाँ है सर। बस। सो दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो दैट इज 5√2। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, फिर आ गए अपन तीसरे पार्ट पर कि फाइंड द कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है, सो वी हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही? हाँ सर। तो इसके लिए अपन को डॉट प्रोडक्ट और कॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का फंडा लिखना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में अपन कैसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर लिख रहे हैं अपन दो वेक्टर्स के बीच में ए डॉट बी वेक्टर, तो वो होता है ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड इन टू कॉस थीटा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी लिख रहे हैं अगर, तो उसको लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। एंड क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, एंड दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ए डॉट बी निकाल सकते हैं अपन बहुत ही आसानी से, और ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ से कॉस थीटा जनरेट हो सकता है और यहाँ से साइन थीटा जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो देखना ए डॉट बी निकालते हैं सबसे पहले। सो लेट्स फाइंड ए डॉट बी। सो ए डॉट बी निकाला, ए डॉट बी इज 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 1 इंटू -2 दैट इज -2 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8, सो दैट इज 12। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 9 प्लस 4 प्लस 1, तो दैट इज √14।
बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, 20 और 2 20 और 4 24, तो 24 इंटू कॉस थीटा। तो 12 इज इक्वल्स टू √14 इंटू √24 इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा आ गया यहाँ से कितना 12 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √24। हाँ सर। ये समझ में आ गई बात। अब साइन थीटा निकाल लेते। तो देखना यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ नथिंग बट ए बी साइन थीटा। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम ऊपर निकाल चुके हैं दैट इज़ नथिंग बट 5√5। ए का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं √14, बी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं √24 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा आ गया यहाँ से 5√5 डिवाइडेड बाय √14 √24। ये आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? सर ये साइन थीटा वाला आंसर लेंगे। नहीं, कॉस अच्छा हाँ थीटा भी सर, हाँ हाँ दोनों सर, आ फाइंड गया आ करने, गया। कॉस थीटा भी साइन थीटा भी, तो कॉस थीटा भी आंसर है और साइन थीटा भी। हाँ सर, आ गया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये जब तू कॉस प्रोडक्ट पढ़ोगा तब समझ में आ जाएगा तुझे, अभी तो बस सुनते जा तो और अच्छे समझ में आएगा जब पढ़ेगा तब। तो इसमें लिखा हुआ है द वेक्टर्स फ्रॉम ऑरिजिन to the points A and B are given as A vector and B vector respectively. तो find the area of triangle OAB। देखना यहाँ पे O है origin और एक पॉइंट है A, उसको जोड़ने वाले वेक्टर को कहा गया है A वेक्टर, और एक पॉइंट है B, उसको जोड़ने वाले वेक्टर को कहा गया है B वेक्टर। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका ट्राइंगल का एरिया बता दो OAB का। ठीक है। अच्छा जो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है वो देता है हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ए और बी अगर एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम की तो दिस विल गिव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला इसका एरिया दे देगा ये वाले का। ठीक है सर। जस्ट अ सेकेंड। इसका एरिया दे देगा ये। इसका पूरे पैरेललोग्राम का। ठीक है। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें तो ट्राइंगल का चाहिए। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, उसका आधा। सो दिस इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ सर। So area will be nothing but required area of triangle will be nothing but half of magnitude of cross product। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका हाँ मैग्नीट्यूड सर। निकालो और हाफ कर दो, तो निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी, दिस इज व्हाट, दिस इज आई जे के 3 - 6 2, 3 - 6 2, 2 1 - 2, 2 1 - 2, सो प्लस माइनस प्लस, ये हुआ हमारे पास आई कैप 12 - 2 10, फिर माइनस जे कैप, ये हुआ -6 -4 -10, फिर प्लस के कैप, ये हमारे पास 3 + 12 दैट इज़ 15। तो ये ओवरऑल हो गया फाइनली 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप। इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। सो 5 कॉमन, तो ये हुआ हमारे पास 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है। अब इसके हाँ सर। मैग्नीट्यूड का आधा लिखना है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, यानी 5 तो बाहर ही ले लो, और मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 + 4 8, 8 + 9 17, तो √17। तो ये आंसर हो गया पहले का। हाँ सर। अब सेकेंड पार्ट,
कि द पैरेललोग्राम फॉर्म विथ ओ ए वेक्टर एंड, तो इसका तो निकाल ही चुके हैं, बस इसका डबल हो जाएगा, जो भी आंसर आया है ट्रायंगल का उसका डबल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम will be 5 into root 17 square units. So this will be the answer for area of parallelogram. ठीक है। अच्छा, अब ये 9 क्वेश्चंस हैं, इनको खुद से सॉल्व करना है, ये टेस्ट के फॉर्म में है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। फिर आप व्हाट्सअप कर देना मुझे। हाँ, मैं क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस का, ठीक है, वीडियो फॉर्म में व्हाट्सएप भी कर दूंगा और क्वेश्चन के फॉर्म में अपलोड भी कर दूंगा। हाँ सो सर। ये इनफैक्ट जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे वो पॉज करके इनको टेस्ट के फॉर्म में करना और फिर चेक करना कि सही है कि नहीं। ठीक है, फिर ओके कल्पेश, कंटिन्यू करो अब, है ना। हाँ सर। ठीक है, बाय बाय। बाय सर।